मैं MM शर्मा, KB रिटायर्ड टीचर संस्कृत हिंदी। मैं आज कक्षा 10वीं व्याकरण में शब्द और पद के अंतर के बारे में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जैसा कि आपको पता ही है कि व्याकरण के एक इकाई शब्द है, और शब्द जब वो व्याकरण के नियम से वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द की रचना कैसे है, शब्द हिंदी में कहाँ से आए, क्योंकि जब हिंदी का विकास हुआ तो उसमें कहाँ से शब्दों का संग्रहण हुआ, कैसे शब्द आए, तो इसके बारे में यह है कि सबसे ज़्यादा शब्द आए वो संस्कृत से आए। संस्कृत से किस रूप में आए? कुछ तत्सम के रूप में आए, कुछ तद्भव के रूप में आए, फिर उसके बाद कुछ देशज शब्द आ गए जो विभिन्न क्षेत्रों से शब्द आए, और कुछ विदेशी शब्द आ गए। इन सब शब्दों के मेल से हिंदी शब्द रचना हुई। अब शब्द जब वहाँ से आए तो ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आए। अब ये शब्द 3 रूप में प्रयुक्त हुए। एक तो हुए रूढ़ शब्द, जो किसी निश्चित चीज, वस्तु या चीज के लिए किसी भी प्रयोग किए गए, वो रूढ़ हो गए। कुछ हुए यौगिक, जिसमें शब्दों को जोड़ करके प्रयुक्त हुआ, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दोनों जुड़ गए, पाठशाला, ये यौगिक शब्द हो गया। कुछ योग रूढ़ हो गए। योग रूढ़ क्या है? यौगिक भी है और रूढ़ भी है। जैसे हम कहते हैं पंकज, तो ये यौगिक भी है और रूढ़ भी है, क्योंकि पंकज कमल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से हमने कहा नीलकंठ, तो नीलकंठ यौगिक है, लेकिन ये योग रूढ़ है, क्योंकि ये हम शिव जी के लिए प्रयुक्त करते हैं, एक निश्चित उनके लिए प्रयुक्त हो गया। तो इस तरह से योग रूढ़ हुआ। अब शब्द की जो है वो अर्थ के आधार पर भी उसके अनेक भेद हैं, जिनमें मुख्यतः हम बता देते हैं पर्यायवाची हैं, विलोम है, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं। तो पर्यायवाची का मतलब आप समझते हैं कि जो समान अर्थी हैं, समान अर्थ बताना। विलोम का मतलब है जो विपरीत अर्थ बताते हैं, और एकार्थी का मतलब है जो एक शब्द उस निश्चित अर्थ को ही प्रकट करता है, और अनेकार्थी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये उसके अर्थ भेद हुए। अब मैंने शब्द के बारे में आपको बताया कि शब्द हिंदी में आए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी के रूप में। वो प्रयोग हुए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के रूप में। अर्थ की दृष्टि से उनका प्रयोग होता है विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी आदि के रूप में। अब ये तो शब्द प्रयोग हुए, लेकिन जब शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमानुसार प्रयुक्त हुए तो वो पद हो गए। अब जब पद हुए तो वो पद कैसे प्रयोग हुए? संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में और अव्यय के रूप में। इन सब रूपों में हुए, क्योंकि जो संज्ञा के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त हुए वो संज्ञा हो गए। अब वो संज्ञा में व्यक्तिवाचक हुए, जातिवाचक हुए और समूहवाचक हुए, प्रश्नवाचक हुए और भाववाचक आदि हुए। जब वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए तो पुरुषवाचक, पुरुष में आप समझ ही रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो पुरुषवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए। प्रश्नवाचक के हुए, निश्चय हुए, अनिश्चय हुए, संबंध हुए, निजवाचक हुए, ये सब प्रयुक्त हुए। अब जब वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए तो विशेषण में क्या होता है?
कर्ता की विशेषता कैसे होगी विशेषण के रूप में, तो गुण के रूप में होगी। संख्या के हिसाब से हो सकती है, निश्चित है, अनिश्चित है, परिमाण है, सार्वनामिक है, ये सब तरह से वो प्रयुक्त होंगे। तो ये विशेषण के रूप में। क्रिया के रूप में कैसे होगा? क्रिया के रूप में क्या होगा? क्रिया क्या होती है? सकर्मक अकर्मक। तो सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुए होंगे शब्द, तो पद के रूप में जो प्रयुक्त हुए शब्द वो सकर्मक हुए, अकर्मक हुए, ठीक है ना। फिर जो है ये सारी चीजें उसमें हुई, प्रेरणार्थक भी हो गए, ठीक है। तो ये सब हुए, एकार्थी हुए, तो ये सारी चीजें उसमें प्रयुक्त हुए। अब अव्यय, अव्यय का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो वो कैसे होगा? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थान, काल, ये सब के आधार पर क्रिया में वो अव्यय प्रयोग होंगे। अब ये देख लीजिए कि जैसे हमने कहा कि आज कल, तो ये कालवाचक हो गए। अब कोई भी वाक्य आप देखते हैं उसमें जो अव्यय का प्रयोग होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल, किसी के परिवर्तन होने पर वो परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम कहा कि लड़का धीरे चलता है, अब लड़की है तो लड़की धीरे चलती है, लड़के धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे चलती हैं, मैं धीरे चलता हूं, वह धीरे चलता है। तो सारे शब्द बदल गए लेकिन धीरे नहीं बदला। तो ये क्या है? अव्यय है ना। और ये कहाँ पर प्रयोग हो रहा है? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है इसका। तो इसलिए जो पद का प्रयोग होता है, जो शब्द पद के रूप में व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग होते हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब माध्यम से प्रयुक्त होते हैं और वो इन सब चीज़ों को बताते हैं। अब आप ये समझिए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। आपने समझा होगा कि शब्द भाषा की एक इकाई है और उसी शब्द का जब व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। मुख्य बात यह है, शब्द और पद में जो अंतर है वो है। अब शब्द क्या है ये हम बता रहे थे कि शब्द जो हिंदी में आए वो तत्सम, संस्कृत से तत्सम, तद्भव के रूप में आए। कुछ देशज शब्द अलग अलग क्षेत्रों के भाषाओं से आए, कुछ विदेशी शब्द भी आ गए। अब वो प्रयोग हुए या रूढ़ अर्थ में, कोई निश्चित अर्थ में, और या योग रूढ़, एक दूसरे से जुड़ करके। जैसे हमने बताया था कि पाठशाला, पाठशाला, पाठ और शाला को जोड़ दिया, ये योग रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ को हमने अलग बताया। योग रूढ़ का मतलब है कि जुड़ा तो है लेकिन वो रूढ़ हो गया किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था पंकज, पंकज मतलब कमल। अब देखिए यौगिक तो है पंक और ज, तो पंकज। जैसे हमने कहा नील कंठ, नील और कंठ यौगिक तो है लेकिन रूढ़ है वो शिव जी के लिए। तो इस तरह से ये शब्द हुए। अब जब हम पद के तरफ, मैंने बताया आपको कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गए व्याकरण के नियमानुसार तो वो पद हो गए। अब वो कैसे प्रयोग होंगे? वो संज्ञा के रूप में प्रयोग होंगे, सर्वनाम के रूप में प्रयोग होंगे, विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे, क्रिया के रूप में प्रयोग होंगे, अव्यय के रूप में प्रयोग होंगे। तो जब क्रिया के रूप में प्रयोग होंगे तो वो सकर्मक, अकर्मक आदि रूपों में होंगे। अव्यय के रूप में होंगे तो रीतिवाचक, परिमाण, स्थान, काल आदि के आधार पर होंगे। विशेषण में होंगे तो गुण, संख्या, अनिश्चित, निश्चित, परिमाण, सार्वनामिक, ये सब प्रयोग होंगे। जब वो सर्वनाम के रूप में होंगे तब आप समझ ही रहे कि पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निजवाचक के रूप में प्रयोग हो जाएंगे। जब संज्ञा में होंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, समूह है, ये भाव है, ये सब रूप में वो प्रयोग होंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि शब्द और पद का अंतर ये है। अब शब्द को आप अलग समझ गए, पद को अलग समझ गए,
और शब्द के कौन से भेद है आप समझ गए। तो इस तरह से आप शब्द और पद में अंतर समझ। आगे जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।